तो पिछली क्लास में मैंने आपको आयनन ऊर्जा के बारे में आयनिक त्रिज्या के बारे में बताया था और हमने देखा था कि क्या क्या कारक होते हैं जो परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करते हैं, किस किस तरह से प्रभावित करते हैं। वो सारे कारक हमने पढ़े थे। उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारक था तो हम देख रहे थे कैसे वर्गों में और आवर्त में किस तरह से परिवर्तन आता है। उसके बाद हमने देखा था कि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है वो किस तरह से त्रिज्या को प्रभावित करता है और परिरक्षण जो नियतांक होता है या परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो किस तरह से त्रिज्या को प्रभावित करता है। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आयनन ऊर्जा, आयनेशन एनर्जी, या फिर इसको हम बोल देते हैं आयनेशन एंथैल्पी भी बोल देते हैं, आयनन एंथैल्पी भी बोल देते हैं, या फिर आयनन विभव। सारी चीज़ें एक ही बात है। मैं आयनन ऊर्जा लिखा हो या आयनन एंथैल्पी लिखा हो या आयनन विभव लिखा हो, मतलब आयनन विभव मतलब आयनेशन पोटेंशियल, तीनों का मतलब तो एक ही होता है। हम देखेंगे क्या होता है। पहले जब सबसे ज़्यादा जो टर्म यूज़ होती है वो होती है आयनन ऊर्जा, आयनेशन एनर्जी, या जिसको हम आयनेशन पोटेंशियल भी कह देते हैं। तो मतलब आयनन विभव भी जिसको हम कह देते हैं, तो एक ही बात है। तो अगर हम देखें क्या होता है आयनेशन ऊर्जा या आयनन विभव, तो तत्व के एक मोल किसी तत्व का क्या करेंगे हम, एक मोल लेंगे। एक मोल क्या लेंगे, उसका हम विलग गैसीय या विलगित गैसीय परमाणु लेंगे, मीन्स आइसोलेटेड गैसेस एटम लेंगे। विलगित मतलब क्या होता है कि वो फ्री होना चाहिए, उसके आसपास कोई दूसरा परमाणु उपस्थित नहीं होना चाहिए जिससे क्या वो उस पर कोई प्रभाव डाले। तो हम क्या करेंगे, एक मोल विलगित गैस परमाणु लेंगे किसी भी तत्व के, और उसमें से जो सबसे लूजली बॉन्डेड, ढीला बंधा हुआ, ढीला जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो कौन सा इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉन, उसको पूर्ण रूप से हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये जैसे हमने ले लिया नाभिक है, उसके चारों तरफ कक्ष उपस्थित हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन है। ये सबसे बाहर वाली कक्ष है, उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस कक्ष के इलेक्ट्रॉन में और जो आपका नाभिक है उसमें जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा। तो ये जो बाहर वाली कक्ष होती है इसको हम बोलते हैं संयोजी कक्ष। तो और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, तो इनको रिमूव करना सबसे आसान होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए मतलब एक मोल तत्व के एक मोल एटम लेंगे, तो उनमें से इन इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी पूर्णतः रूप से, उसको हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको लिखा है ए, तो क्या होना चाहिए, ए जो होना चाहिए गैसीय स्टेट में होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए और बिल्कुल फ्री होना चाहिए, उस पर किसी भी दूसरे परमाणु का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे परमाणु को हम बोलते हैं विगल गैसीय परमाणु, आइसोलेटेड गैसीय एटम, या इसको हम विलगित गैसीय परमाणु भी कह सकते हैं। विगल कह दो या विलगित कह दो, बात एक ही है। तो विगल गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी तत्व के एक विगल गैसीय परमाणु, किसी तत्व के एक विगल गैसीय परमाणु मतलब कोई भी तत्व है उसका एक विगल गैसीय परमाणु हम लेते हैं। देखो एक मोल लेंगे तो उसका जो है यूनिट अलग हो जाएगा, मात्रांक जो होता है वो अलग हो जाता है। एक परमाणु लेंगे तो उसका मात्रांक अलग हो जाएगा। किसी तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश, सबसे बाहर वाला कोश होगा, कि बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है
उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। मतलब सबसे बाहर वाले कक्ष में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्णतः निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी और कैसे परमाणु में से तत्व के कैसे परमाणु में से इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, वो होना चाहिए विगल गैस के परमाणु होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसीय एटम होना चाहिए। तो ए हमने ले लिए, ए क्या है, आइसोलेटेड गैसीय परमाणु है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं। तो ए में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ए पे क्या आ जाएगा, भाई 0 चार्ज है, एक माइनस निकल गया तो प्लस आ जाएगा, इस पर ए प्लस बन जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन निकल गया। यहाँ पे जो ऊष्मा का जो चेंज आया उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। और ये जो प्रोसेस होती हैं, ये जो क्रियाएं होती हैं वो ऊष्मा शोषी होती हैं, मतलब यहाँ पे ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इस रिएक्शन में जो इस क्रिया में जो ऊष्मा का परिवर्तन आएगा, मतलब ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जो दूसरी वाली डेफिनेशन मैंने बताई थी, किसी तत्व के एक विगल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को पूर्ण रूप से बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि विगल परमाणु से क्या तात्पर्य है कि किसी तत्व का ऐसा परमाणु जो किसी दूसरे परमाणु से बंध बनाए हुए ना हो, मतलब उसका किसी भी दूसरे परमाणु से कोई संपर्क ना हो, ऐसे परमाणु को हम क्या कहते हैं, विगल परमाणु कहते हैं। गैसीय मतलब गैस अवस्था में होगा तो गैसीय बोल देंगे, तो विगल गैसीय परमाणु वो हो जाएगा। अगर हम देखें तो आयनन ऊर्जा जो होती है, आयनन ऊर्जा के जो मात्रक होते हैं वो अलग अलग मात्रक हो सकते हैं। क्या क्या मात्रक हो सकते हैं, एक तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, या फिर इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु में व्यक्त कर सकते हैं। अगर एक एटम के लिए निकाल रहे हैं तो हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम प्रति परमाणु के लिए निकालेंगे। और एक मोल के लिए अगर निकाल रहे हैं तो उसको हम व्यक्त करते हैं किलो जूल पर मोल में। एक मोल के लिए निकालेंगे तो उसको हम व्यक्त करेंगे किलो जूल पर मोल में या किलो कैलोरी पर मोल में। किलो कैलोरी भी ले सकते हैं या किलो जूल भी ले सकते हैं। तो क्या क्या हो गया, किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। तो ये दो, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम या प्रति परमाणु, या फिर किलो, जब एक मोल के लिए निकालें तो किलो जूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। तो ये मात्रा कहते हैं, इनमें हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आयनन ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली विधि है वो होता है एक बोर्न-हैबर साइकिल, बोर्न-हैबर चक्र होता है, उसके द्वारा इसको हम ज्ञात करते हैं। तो उसको हम आगे देखेंगे अगले चैप्टर में, केमिकल बॉन्डिंग में कैसे उसको हम निकालते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको आइडिया मैं दे दूंगा उसके बारे में। तो अगर हम देखें तो आयनन ऊर्जा में जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्रिया जो हो रहा है, ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू ए गैस प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो जैसे ज़्यादातर जो तत्व होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। तो ठोस अवस्था में अगर तत्व हम ले रहे हैं तो ठोस अवस्था से तत्व को हम गैस अवस्था में ले जाएंगे तो उसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन आता है उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी या गलन ऊष्मा बोल देंगे उसको हम, क्योंकि उसको गला रहे हैं हम, मतलब सॉलिड को, सब्लिमेशन एनर्जी उसको हम बोलते हैं। और ए गैस को ए गैस प्लस में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा का परिवर्तन आता है वो हो जाता है आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयनन ऊर्जा। और इस पूरी रिएक्शन के लिए अगर हम ऊष्मा का परिवर्तन देखें तो ये पूरी रिएक्शन के लिए परिवर्तन कितना हो गया, ये प्लस ये, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज विल बी, यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्शन जो होगा, मतलब सॉलिड को अगर हम ए प्लस में परिवर्तित कर रहे हैं तो उसमें जो ऊष्मा में परिवर्तन आएगा वो आयनेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा के बराबर नहीं होगा। गैस को जब हम आयन में परिवर्तित करते हैं तो उसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन आता है
उसको हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो ये एक साइकिल आपको दिया हुआ है। ये क्या होता है, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि अगर हम किसी भी क्रिया को चाहें एक स्टेप में करें या एक से अधिक स्टेप में करें, ऊष्मा का जो परिवर्तन, ऊष्मा अवशोषण या उत्सर्जन होगा वो सदैव सेम रहेगा। मतलब जैसे हम ए गैस को ले गए A3+ गैस में, तो उसमें ऊष्मा का परिवर्तन आया डेल्टा H1, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। इसको हम 3 स्टेप में कर रहे हैं। पहला हो गया A गैस कन्वर्टेड टू A+ गैस, फिर A+ गैस को A2+ गैस में, फिर A2+ गैस को A3+ गैस में। तो इधर ये जो परिवर्तन हमने किया है वो आपका हुआ है, इधर जो परिवर्तन है वो एक ही स्टेप में हो गया, और दूसरे साइड में अगर हम परिवर्तन देखें 1, 2 और 3 स्टेप में हुआ। तो ये जो नियम है वो बताता है कि ऊष्मा का परिवर्तन चाहे अभिक्रिया को हम एक स्टेप में करें या मल्टीपल में करें, सेम ही रहेगा। तो ये डेल्टा H जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों के सम के बराबर हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के सम के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, पहला जो प्रक्रिया हो रही है, ए गैस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं A+ में, मतलब जो परमाणु हैं, जो कैसा परमाणु है ये, इस पे कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। परमाणु को आयन में परिवर्तित करने में जो ऊष्मा का परिवर्तन आता है उसको हम बोलते हैं प्रथम आयनन ऊर्जा, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, A+ को परिवर्तित कर रहे हैं A2+ में, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं A+ में से। उसमें जो ऊर्जा का परिवर्तन आएगा उसको हम बोलेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा। मतलब एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हो जाएगा द्वितीय आयनन ऊर्जा। उसके बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा तृतीय आयनन ऊर्जा। तो मतलब ये हो गया फर्स्ट प्रथम, ये हो गया द्वितीय और ये हो गया तृतीय। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो प्रथम, पहला इलेक्ट्रॉन जब निकाला परमाणु में से तो प्रथम हो गया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला द्वितीय हो गया, तीसरा निकाला तो तृतीय हो गया। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी आयनन ऊर्जा हो सकती हैं। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु से पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा हो को प्रथम आयनन ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्रमशः द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो फर्स्ट हो गया पहला, सेकंड और थर्ड में को हमने क्या कह दिया, द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा कह दिया। और जैसे जैसे अगला इलेक्ट्रॉन हम निकालते चले जाएंगे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाएगा। मतलब पहली जो आयनन ऊर्जा होगी, प्रथम आयनन ऊर्जा, उसका मान सबसे कम होगा, द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होगा, तृतीय आयनन ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं किसी तत्व की द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा से सदैव अधिक होता है। इसका कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात बने धनायन में प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है। तो मतलब जो द्वितीय आयनन ऊर्जा है वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो उस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। भाई इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो गई। अब ऐसे समझ लो आपके पास 1000 रुपये हैं, 1000 रुपये में से आपसे कोई 100 रुपये ले ले, तो चलो भाई 100 रुपये तो आप फिर भी दे दोगे। फिर उसके बाद क्या हो गया, 900 रुपये हो गया आपके पास। अब 900 में से कोई और 100 मांगे तो उसमें भाई देने में और दिक्कत होगी। पहले 100 देने में उतनी दिक्कत नहीं हुई जितनी दूसरे 100 देने में होगी, क्योंकि हम पहले ही 100 दे चुके हैं। तो अब और 100 देंगे तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत होगी। उसके बाद और 100 आपसे कोई मांगेगा तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब जैसे जैसे जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में कम दिक्कत होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होगी, तीसरा निकालने में और ज़्यादा होगी, चौथा निकालने में और भी ज़्यादा रहेगी। तो मतलब जैसे जैसे प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा की आवश्यकता है और दूसरे को ज़्यादा, और तीसरे में और भी ज़्यादा।
तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाएगा। उसका कारण क्या है? जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो मैंने कल ही बताया था आपको, इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे परमाणु में या आयन में, उसका जो क्या रहता है, ये शील्डिंग कांस्टेंट जो होता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, परिरक्षण नियतांक जो होता है, उसका मान कम होता चला जाता है। तो प्रभावी नाभिकीय चार्ज कम ज़्यादा होता चला जाता है, और किसी भी परमाणु का या आयन का प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, उसका आयनन ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी स्पीसीज का n वां इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उसका n वां आयनेशन ऊर्जा कहलाती है। तो भाई पहला इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं तो वो हो गई पहली आयनन ऊर्जा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं द्वितीय, तीसरा हटा रहे हैं तृतीय, तो n वां हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, n वां इलेक्ट्रॉन जब हटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं n वां आयनन ऊर्जा, nth आयनेशन एनर्जी। Ip क्या है, आयनेशन पोटेंशियल, या इसको हम IE से भी लिख देते हैं या IP से भी लिख देते हैं। IE क्या हो गया, आयनेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, और IP क्या हो गया, आयनेशन पोटेंशियल। दोनों एक ही बात है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ। इसी तरह से तृतीय आयनन ऊर्जा का मान द्वितीय आयनन ऊर्जा के मान से अधिक होता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे हम आगे देखें, अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रथम आयनन ऊर्जा जो है वो 240 किलो जूल है और द्वितीय आयनन ऊर्जा जो है 140 किलो जूल है, तो ये कथन सही होगा या गलत होगा? ये कथन क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि द्वितीय आयनन ऊर्जा कभी भी सही नहीं हो सकती। द्वितीय आयनन ऊर्जा जो है वो प्रथम आयनन ऊर्जा से कम नहीं हो सकती, द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम से सदैव अधिक होगी। तो ये क्या होगा, उल्टा होगा। भाई पहली आयनन ऊर्जा होगी 140 और दूसरी क्या होगी 240। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन जो दिया हुआ है वो स्थिति संभव नहीं है। अगर हम देखें आयनन ऊर्जा को क्या क्या कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, IE या IP। आप इसमें IP की जगह क्या लिख लेंगे, पूरा आयनन ऊर्जा लिख लेंगे, आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयनन ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? भाई आयनन ऊर्जा क्या है, नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसको निकालने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी उसको हम आयनन ऊर्जा कह देंगे। इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक के बीच में जितना अधिक आकर्षण बल होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना कठिन होगा, ऊर्जा का आवश्यकता उतनी अधिक होगी। मतलब जो संयोजी कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के बीच जितना मजबूत बंध होगा, जितना मजबूत आकर्षण बल होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा, आयनन ऊर्जा उतनी अधिक होगी। हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा नाभिक तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के मध्य बंधन की दृढ़ता का माप होती है। मतलब जितना ज़्यादा दृढ़ता से वो एक दूसरे से बंधे हुए होंगे, आयनन ऊर्जा जो होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। कम दृढ़ता से बंधे हुए होंगे, अधिक दूरी पे होगा तो आकर्षण बल कम होगा, तो आयनन ऊर्जा भी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे हम देखते हैं आयनन ऊर्जा किस पे निर्भर करती है। पहला हो गया साइज पे। परमाणु का या आयन का साइज जो होगा, आकार जितना अधिक होगा, आयनन ऊर्जा उतनी कम होगी। भाई नाभिक से आकार अधिक होने का मतलब क्या है कि यह आपका है नाभिक और इसके चारों तरफ ये कक्ष उपस्थित हैं। जितना अधिक दूरी पर आपका जो संयोजी कक्ष है वो उपस्थित होगा, ज़्यादा दूरी पर संयोजी कक्ष है तो इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल कम होंगे और तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितना अधिक परमाणु का आकार होगा, परमाणु या आयन का आकार होगा, आयनन ऊर्जा उतनी कम होगी।
तो लिख सकते हो आप कि जितना परमाणु या आयन का आकार जितना अधिक होता है, आयनन ऊर्जा उतनी कम होती है। मतलब आयनन ऊर्जा जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आकार के, साइज के। आगे हम देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होता है, मतलब वो आवेश जो संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉन जो है, जो उसको अनुभव हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, आयनन ऊर्जा उतनी अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं, आप लिख लो इसमें, संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, प्रभावी नाभिकीय आवेश में लिखेंगे, संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल नाभिकीय आवेश ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। कुल नाभिकीय आवेश ही प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतने ही अधिक आकर्षण बल से बंधे होंगे। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से उतने ही अधिक आकर्षण बल से बंधे होंगे तथा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही अधिक आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो पहला हो गया परमाणु का आकार, दूसरा हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो परमाणु के आकार में भी हमने देखा था कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ता है तो संयोजी कक्ष जो है नाभिक से उतना ही अधिक दूरी पर होता है और संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होता है और आयनन ऊर्जा उतनी कम होती है। तो ये हो गया दूसरा। जैसे अगर हम देखें, ए परमाणु हो गया A+, A2+ और A-। इन सब में अगर हम देखें, A में A+, A2+ और A- पे A- का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो सबसे कम होगा, फिर A का होगा, उससे ज़्यादा A+ का होगा, सबसे ज़्यादा A2+ का प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा। और हमने देखा कि जितना ज़्यादा प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, आयनन ऊर्जा उतनी अधिक होती है। मतलब A2+ का आयनन करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, मतलब A2+ को A3+ में ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसी तरह से A+ को A2+ में ले जाने के लिए भी काफ़ी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो A को A+ में ले जाने से अधिक होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि A- की आयनन ऊर्जा सबसे कम होगी, फिर A की, फिर A+ की और फिर A2+ की सबसे ज़्यादा होगी। तो आयनन ऊर्जा का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या होगा? पहली आयनन ऊर्जा, तो हम कह सकते हैं आयनेशन एनर्जी 1, IP लिख दो या IE लिख दो। IE आयनेशन एनर्जी है, IP आयनेशन पोटेंशियल है, दोनों सेम ही होते हैं। तो IE जो 1 होगा वो सबसे कम होगा, IE2 इससे ज़्यादा होगा, IE3 इससे भी ज़्यादा होगा और उससे भी ज़्यादा होगा IE4। तो आयनेशन एनर्जी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं, आयनन ऊर्जा बढ़ती चली जाती है। आगे अगर हम प्रश्न देखें, किसी प्रक्रम में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य का फोटोन किस प्रक्रम में सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य का जो फोटोन अवशोषित होगा? अधिक तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है कि हम अगर ऊर्जा देखें इलेक्ट्रॉन की जो होती है E = hc/λ। लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। लैम्डा जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा उतनी कम होगी, मतलब लैम्डा अधिक है तो E क्या होगा? कम होगा। मतलब सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पर होगी? मैंने अभी बताया A में, A+ में, A2+ में और A- में। A- का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो सबसे कम होता है। इसी तरह से M- का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा सबसे कम होगा
और M- का आयनाइजेशन जो होगा, आयनन सबसे आसान होगा, इसमें सबसे कम उस ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो फर्स्ट पार्ट इसमें सही होगा। अगला होता है परिरक्षण प्रभाव, मीन्स शील्डिंग इफेक्ट। तो अगर हम एक तरह से देखें कि जो परिरक्षण प्रभाव है और प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हैं। भाई जिसका परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, वो होता है जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव कम, तो एक दूसरे की विपरीत दिशा में ये चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भाई जितना अधिक परिरक्षण प्रभाव होगा ना प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना कम होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पे आयनन ऊर्जा बढ़ती है, तो परिरक्षण प्रभाव के बढ़ने पे आयनन ऊर्जा घटेगी। तो हम इसको समराइज करके लिख सकते हैं। तो इसमें आगे लिख लीजिए परिरक्षण प्रभाव, इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं, परंतु आंतरिक कोशों के इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, इस प्रकार नाभिक के द्वारा संयोजी कक्ष पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा कम हो जाता है। इस घटना को ही आवरणीय या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। मतलब जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण लगा रहे हैं उसकी वजह से प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आवरणीय या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। और परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा आयनन ऊर्जा उतनी कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही कम होगा और आयनन ऊर्जा का मान भी उतना ही कम होगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान घटता चला जाता है। परिरक्षण प्रभाव बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता चला जाता है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान घटता चला जाता है। आगे अगर हम देखें तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो भी आपकी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है। कैसे? जो अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भरे हुए जो उपकोष होते हैं, अर्धपूर्ण या पूर्ण उपकोष जो होंगे वो अधिक स्थायी होते हैं, और जो अपूर्ण मतलब इन दोनों स्थिति को छोड़ के, या तो अर्धपूर्ण हो या पूर्ण भरा हुआ उपकोष हो, वो अधिक स्थायी होंगे तो उनकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन हटाना कठिन होगा। मतलब और हम क्या कह रहे हैं भाई, जो अर्धपूर्ण है और जैसे कि हमने ले लिया पी उपकोष ले लिया, पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 होते हैं। इसमें एक 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, भाई 6 भरे जा सकते हैं, 3 भर दिए तो ये क्या हो गया? अर्धपूर्ण हो गया। अब दूसरा केस हम लेते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया? पूर्ण भरा हुआ हो गया। तो पूर्ण भरे हुए से और अर्धपूर्ण भरे हुए से इलेक्ट्रॉन को निकालना के लिए अधिक कठिन होता है, और पूर्ण भरे हुए से ज़्यादा कठिन होता है, अर्धपूर्ण से उससे थोड़ा कम होता है। तो इनमें जो आयनन ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। तो हम देख रहे हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन हटाना कठिन होता है। अक्रिय गैसें, जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, उनकी जो उत्कृष्ट या अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय तत्व होते हैं, उनका जो आयनेशन एनर्जी होती है, आयनन ऊर्जा स्थायी विन्यास के कारण इस आवर्त में असामान्य उच्च होती है। तो क्या हो रहा है भाई,
जो उत्कृष्ट गैसेस हैं उनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसके कारण उनकी आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो हम लिख सकते हैं उत्कृष्ट गैसों की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण उनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। जैसे क्या, हीलियम का हो गया, नियोन का हो गया, आर्गन का हो गया। हीलियम की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे कठिन होता है। इसी तरह से मैं बता रहा था अभी, अर्धपूर्ण कक्ष जो होगा उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना, जैसे नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2s2 2p3। तो p में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। यहाँ पे कितना, 3 अर्धपूर्ण है। तो अर्धपूर्ण से इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होता है। तो नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होगी वो अधिक होगी। इसी तरह से लेकिन फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा नाइट्रोजन से ज़्यादा हो जाती है। देखो क्या होता है कि जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। मतलब जैसे दूसरा आवर्त अगर हम ले लेते हैं तो उसमें रहता है आपका लिथियम और बेरिलियम और बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो भाई नियोन की आयनन ऊर्जा तो सबसे अधिक होगी, वो हम देख चुके हैं। उससे कम होना चाहिए फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। ऐसा नहीं होता है। कुछ जगह क्या होता है, डिसऑर्डर आ जाता है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि लिथियम से जब हम जा रहे हैं नियोन की तरफ तो आयनन ऊर्जा कंटिन्यूस बढ़नी चाहिए, सतत बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कब नहीं होता है ऐसा, जब हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। नाइट्रोजन से अगला क्या है, ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अधिक होती है, ऑक्सीजन की कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अर्धपूर्ण है, उसमें अर्धपूर्ण उपकोष है, उसकी वजह से उसकी आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है और ऑक्सीजन की आयनन ऊर्जा कम होती है। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम लेते हैं तो बेरिलियम की भी आयनन ऊर्जा जो है वो बोरॉन से अधिक होती है, कि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 है। s उपकोष जो है वो पूर्ण भरा हुआ है और यहाँ पे p उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। p उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना कठिन नहीं होता है, s उपकोष से इलेक्ट्रॉन निकालना अधिक कठिन होता है। उसके लिए हम आगे देखेंगे, अगला जो टॉपिक है हमारा कक्षों की भेदन क्षमता, उसके बेसिस पे हम उसको देखेंगे। तो कक्षों की भेदन क्षमता, तो पहले हमने देखा कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन अर्धपूर्ण है और ऑक्सीजन जो है वो पूर्ण भरा हुआ है, तो उसकी आयनन ऊर्जा अधिक हो गई। अब आगे देखते हैं हम कक्षों की भेदन क्षमता। जो S कक्ष है उसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, उसके बाद P कक्ष की भेदन क्षमता, फिर D की, और सबसे कम होती है F कक्ष की। मतलब क्या होता है भाई, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ ये कक्ष हैं, उसमें उपकोष कक्षक उपस्थित हैं। तो एक कोष में भिन्न भिन्न उपकोष होते हैं, उनमें भिन्न भिन्न कक्षक होते हैं। तो सबकी भेदन क्षमता मतलब भेद के उसको न्यूक्लियस से आकर्षण करने की क्षमता अलग अलग होती है। भेदने की जो क्षमता है सबकी अलग अलग है। इसकी भेदने की क्षमता ज़्यादा है, S की भेदने की क्षमता ज़्यादा है, S उपकोष की, फिर P की, फिर D की और फिर F की। तो अगर हम बात करें, ये विभिन्न कक्षों की इलेक्ट्रॉन्स को आकर्षण करने की क्षमता का माप होती है। तो भेदन क्षमता जो है, जितनी ज़्यादा भेदन क्षमता होगी इलेक्ट्रॉन उतने अधिक आकर्षण बल से आकर्षित होगा। भेदन क्षमता S की सबसे ज़्यादा, फिर P की, फिर D की, फिर F की। तो जितनी ज़्यादा भेदन क्षमता होगी आयनाइजेशन ऊर्जा उतनी अधिक होगी। इसी की वजह से होता है कि बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो 2s से जाएगा और यहाँ पे 2p से जाएगा, जबकि 2s की भेदन क्षमता ज़्यादा है और 2p की भेदन क्षमता कम होगी, क्योंकि S की भेदन क्षमता ज़्यादा है। तो बेरिलियम का आयनन ऊर्जा अधिक होती है और बोरोन की आयनन ऊर्जा कम होती है। तो अगर हम देखें किस तरह से आवर्तता किस तरह से आती है,
अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप, मतलब वर्ग में और आवर्त में किस तरह से आयनन ऊर्जा का परिवर्तन होगा। अगर हम बात करते हैं बाएं से दाएं की तरफ हम जाते हैं, हम जब जाएंगे बाएं ओर से लेफ्ट राइट से राइट ओर की ओर दाएं की तरफ, तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा क्योंकि साइज जो है घटता है। लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है, साइज घटता है और आपका जेड इफेक्टिव भी क्या होता है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज घट रहा है, दोनों ही चीज़ें क्या कर रही हैं, आयनन ऊर्जा को बढ़ा रही हैं। लेकिन उसमें कुछ अपवाद हैं बीच में, जैसे नाइट्रोजन का और बेरिलियम का। आगे अगर हम देखें, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर किसी भी वर्ग में साइज बढ़ रहा है और जो जेड इफेक्टिव होता है, जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा टॉप से बॉटम पे जाने पे, और बाएं से दाएं जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा। कुछ अनियमितताएं हैं लेफ्ट से राइट जाने में। क्या अनियमितता है कि वर्ग 2 के जो तत्व है उसकी आयनन ऊर्जा वर्ग 3 से ज़्यादा होती है। इसी तरह से वर्ग 5 के तत्वों की आयनन ऊर्जा वर्ग जो 6 है उससे अधिक होती है। जैसे हमने देखा, किस में देखा, ये ऑर्डर देख लेते हैं नीचे। अगर हम नॉर्मल ऑर्डर की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, नियोन, फिर फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्या आ गया, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन से पहले आ गया। नाइट्रोजन किससे पहले आ गया, ऑक्सीजन से पहले आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा अर्धपूर्ण होने के कारण अधिक होती है। इसी तरह से बेरिलियम बोरोन से पहले आ गया, क्योंकि बेरिलियम में जो कक्षों की भेदन क्षमता है उसकी वजह से ये जो है ऑर्डर में परिवर्तन आया है। सेकेंड पीरियड के तत्व जैसे हमने लिए हैं, यहाँ 2 जगह पे अनियमितताएं आ रही हैं। तो इसमें आप 2 पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए, जो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आयनेशन एनर्जी की, आयनन ऊर्जा की आवर्तितता देख रहे हैं, किस तरह से आवर्तितता वो शो करेगा। पहला आप लिखिए, ए लिख लीजिए, क्या है, वर्ग में, वर्ग में मतलब ग्रुप में या वर्ग में किस तरह से जो है आपको आवर्तितता ये प्रदर्शित करते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ, अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा घटती है। अर्थात परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ आयनन ऊर्जा घटती है। दूसरा, बी अगर हम देखें, आवर्त में, बी क्या हो गया, आवर्त में मतलब पीरियड में, जो पीरियड होता है आवर्त होता है उसमें। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में कहाँ से जाएंगे हम, लेफ्ट टू राइट, मतलब बाएं से दाएं जाएंगे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, अर्थात परमाणु क्रमांक की वृद्धि पर, अर्थात परमाणु क्रमांक की वृद्धि पर, अर्थात परमाणु क्रमांक की वृद्धि पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो हमने बहुत सारे कारक देखे जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। आखिरी हम देखते हैं अब ऑक्सीकरण अवस्थाओं का सापेक्ष अस्तित्व। वैसे ये बहुत ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। क्या होता है कि जब हम आयनन ऊर्जा देखते हैं तो आयनन ऊर्जा जैसे जैसे हम पहली आयनन ऊर्जा देखेंगे तो वो कम होगी, दूसरी आयनन ऊर्जा उससे ज़्यादा होगी, तीसरी और भी ज़्यादा होगी, चौथी और भी ज़्यादा होगी। लेकिन क्या होता है, जब अगर हम संयोजी कक्ष से, बाहर वाले कक्ष से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आयनन ऊर्जा में पहली और दूसरी आयनन ऊर्जा, दूसरी और तीसरी आयनन ऊर्जा में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आता है, मतलब ऑलमोस्ट दुगनी हो जाएगी, ये इतना परिवर्तन आएगा। लेकिन अगर हमारा बाहर वाला जो कक्ष है, संयोजी कक्ष है, उसमें से सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कक्ष में से इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकालना शुरू कर दिया, जैसे हमने क्या किया, ये एक उदाहरण ले लिया, ये भाई ये है,
3 कक्ष हैं। इस बाहर वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे, यहाँ पे 8 होंगे, इसमें 2 होंगे। अब पहले इसमें से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इससे क्या आएगी हमारी आयनाइजेशन एनर्जी 1। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो इसकी आयनन ऊर्जा हो जाएगी आयनन ऊर्जा 2। तो दूसरी आयनन ऊर्जा जो होगी वो पहली की ऑलमोस्ट डबल होगी। लेकिन जैसे ही हमने ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब उसके बाद क्या होगा, अब बाहर वाले कक्ष में तो इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, अब क्या निकालेंगे हम अंदर वाले, जो बाहर वाला कक्ष है उसको बोलते हैं संयोजी कक्ष। अंदर वाले कक्ष से, आंतरिक कक्ष से हम निकाल रहे हैं, तो इसमें जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होगी वो बहुत अधिक होगी, 8-10 गुना होगी वो ज़्यादा। मतलब जो IE2 थी उसकी भी 8-10 गुना ज़्यादा होगी। IE2 की दुगनी नहीं होगी, 8-10 गुनी होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी आयनन ऊर्जा बहुत अधिक है। तो अगर इस तरह का हमें ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रहा है, तो मतलब हम संयोजी कक्ष से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल रहे हैं, उसके अंदर वाले कक्ष से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। तो अगर हम देखें लास्ट में, मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, अंतिम स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे चलो एक ऑर्डर दिया हुआ है, जैसे अगर संयोजी कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो संयोजी कक्ष तो खाली हो गया। अब हम अंदर वाले कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आयनन एनर्जी, जो आयनन ऊर्जा सेकंड होगी, वो पहली से बहुत अधिक होगी, ग्रेटर देन। इसी तरह से संयोजी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरी आयनन ऊर्जा जो होगी वो पहली दूसरी से बहुत ज़्यादा होगी। संयोजी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 को निकालने में इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो तीसरी दूसरी से ज़्यादा है, दूसरी पहली से ज़्यादा है, लेकिन चौथी बहुत ज़्यादा होगी तीसरी से। तो लास्ट में आप एक स्टेटमेंट इसमें लिख लीजिए, किसी तत्व की आयनन ऊर्जा जितनी कम होती है, किसी तत्व की आयनन ऊर्जा जितनी कम होती है उतना ही सरलता से तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, उतना ही सरलता से तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। मतलब आयनन ऊर्जा जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना उतना आसान होगा। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए।